हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जी सीरीज का ये पार्ट 3 है। ठीक है, आपकी जी सीरीज का पार्ट 3 है ये, जिसमें हम विलियम वर्ड्सवर्थ के अर्ली इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें वर्क के क्वेश्चन नहीं होंगे। जिस तरह मिल्टन के आपके क्वेश्चन थे जो अर्ली से थे, तो इनके भी रहेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ जी के भी रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये भी आपकी जी सीरीज का ही पार्ट है। ओके, और जिस सीरीज में आपकी लिटरेचर ग्रामर दोनों चलेंगे। ये समझिए कि ये मतलब रिवीजन सीरीज है। ठीक है, अर्ली से लेके उनके प्लेस वगैरह सब। ओके, और इसके पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, पीडीएफ का। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है मेरी पीडीएफ में, ये मेरे द्वारा बनाई गई पीडीएफ है और टॉपिक वाइज तैयार की गई है पीडीएफ। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलने वाली है, जिससे आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलेगा। तो ये जो पीडीएफ है 4 राइटर पे है। 4 राइटर को मैंने कंप्लीट किया है। प्रैक्टिस विद आंसर है, जो आपको 199 में इसकी कॉस्ट रखी गई है। दूसरी जो पीडीएफ है ये भी 4 राइटर पे ही है, इसको भी कंप्लीट किया गया है टॉपिक वाइज। इसको भी टॉपिक वाइज कर, लेकिन ये प्रैक्टिस है। ठीक है, दूसरी वाली भी वैसे ही कंप्लीट की गई है, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग रहेंगे। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन को मैंने इसमें डाल दिया है और उसी को 1 लाइनर फॉर्म में, ऐसा नहीं है, आप खुद ही देखेंगे तो। लेकिन ये 1 लाइनर में है। ठीक है, ये 1 लाइनर में है, आंसर के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मिला है। इसमें आपको हिंदी भी मैंने ऐड कर दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो कि एक्सप्लेन पूरा एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो लाइन्स हो, कोटेशन हो, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितने में रखी गई है? 189 में। और इसके साथ एक और पीडीएफ आती है जो आपकी लिटरेरी मूवमेंट्स से, टर्म्स से, फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की है। उसकी जो कॉस्ट रखी गई है वो 79 रखी गई है। ये टीजीटी पीजीटी बोथ है। ये पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी जो लिटरेरी टर्म्स है। ठीक है, ये दोनों ही है, लेकिन बट ये जो 4 राइटर है ये ओनली टीजीटी के लिए है। 4 राइटर आपके शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, गॉल्सवर्दी है, मिल्टन है, यानी कि हमने यूपी टीजीटी को कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये जो है ये टीजीटी पीजीटी बोध है, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो वो ले सकता है। 79 में ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये रहेगा प्रैक्टिस विद आंसर रहेगा। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, अभी इन सभी पीडीएफ्स पे अभी ऑफर चल रहा है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, यानी कि अगर तीनों पीडीएफ आप लेते हो तो 467 टोटल होता है, बट आपको 467 पे नहीं करना है, क्योंकि इन पे अभी ऑफर चल रहा है न्यू ईयर का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 400 में ही देंगे। ये आपका इतना डिस्काउंट हो जाएगा। 400 में आपको 3 पीडीएफ, इसके साथ एक और पीडीएफ मिलती है, 4 पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ को पा सकता है। और यकीन मानो बहुत अच्छी पीडीएफ है। पूरी टीजीटी को मतलब जो लिटरेचर पोर्शन है उसको कंप्लीट किया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ में ग्रामर नहीं है, अभी अंडर प्रोसेस है, ग्रामर अभी बन रहा है, अभी नहीं है। और पीजीटी भी बस कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है, पीजीटी पे 18 राइटर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उस पर। बाकी यहाँ पे आप जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? विलियम वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुए थे? तो आप देख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। वो क्या थे, एक अंग्रेज़ी कविता के प्रमुख कवि थे। रोमांटिक मूवमेंट के मुख्य स्तंभों में से एक माने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 7 अप्रैल 1770। एक मिनट, नेक्स्ट वन पे आएंगे। वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? कहाँ पैदा हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड के एक कुम्ब्रिया क्षेत्र के कॉकरमाउथ नगर में हुआ था। ठीक है, जो आज भी उनके जीवन और उनके काव्य लेखन से जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉकरमाउथ। ओके, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी मैं, आंसर डायरेक्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा अर्ली इंट्रोडक्शन है। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी गलत होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें सही होना चाहिए। तो टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है ना कि टाइम दे दें। हाँ, थोड़ा सा टाइम दूंगी जिससे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, एक मिनट। ओके, चलिए। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी कि डेथ कब हुई थी इनकी?
विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1840 है, 1850 है, 1860 है, 1870 है। तो वर्ड्सवर्थ की जो डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। और उनकी जो डेथ इंग्लैंड के ग्रास मेरे में हुआ था। इंग्लैंड के जो ग्रास मेरे, ठीक है, इंग्लैंड के ग्रास मेरे में ही हुआ था, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल बिताए थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा 23 अप्रैल 1850। ओके, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे 1850 की बात आई है तो एक चीज़ और बता दूँ, इनका जो प्रिल्यूड है, इनका जो वर्क है प्रिल्यूड, ये भी 1850 में ही पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश कराया था? इनकी विडो थी मैरी हचिंसन, मतलब इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन, इन्होंने ही कराया था प्रिल्यूड 1850 में याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है कि 1843 में ये पोएट लॉरियार्ड बनते हैं और कब तक रहते हैं? 1850 तक रहते हैं, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये इनका वो कार्यकाल है, मतलब पोएट लॉरियार्ड 1843 में बने थे, 1850 तक थे, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई। उसके बाद 1850 में कौन बन गया था? 1850 से लेके 1892 तक, आई थिंक 92 तक, यस 92, ठीक है, 92 टेनिशन बन गए थे 1850 में, ठीक है। टेनिशन का ये था, ये टेनिशन बन गए थे पोएट लॉरियार्ड। अच्छा, तो यहाँ पे है कि 1843 से पहले कौन था? तो आई थिंक 1813 से शायद था, 1813 से 1843 ये जो पोएट लॉरियार्ड का टाइम था ये रॉबर्ट शाउदी का था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये रॉबर्ट शाउदी का था। आई थिंक 1813 ही मुझे जहाँ तक लग रहा करेक्ट है, तो ये याद रखना है। ओके, बात यहाँ पे 1850 आया है, इनकी डेथ भी 1850 में हुई थी, प्रिल्यूड भी पब्लिश हुआ था, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक मिनट, यस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ फादर। तो वर्ड्सवर्थ के पिताजी का प्रोफेशन क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, क्या थे वो? टीचर थे, डॉक्टर थे, अटॉर्नी एट लॉ थे, मतलब वकील थे, या पॉलिटिशियन थे, क्या थे वर्ड्सवर्थ के फादर, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ के जो पिता थे वो एक वकील थे और उनका भी नाम क्या था? जॉन वर्ड्सवर्थ। उनका नाम क्या था? जॉन वर्ड्सवर्थ, ये याद रखना है, ठीक है। इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, इनका नाम तो विलियम वर्ड्सवर्थ था, इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, ये याद रखना है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, जब फादर की बात हो गई, ये फादर नेम थे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखा है, 23-24 क्वेश्चन होंगे, इसलिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपको कई थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। वैसे ही सभी को पता होगा, ये फादर नेम है। तो मदर का नेम क्या था? एनी कुक्सन, ठीक है, ये भी याद रखना है। इनकी मदर का नाम क्या था? एनी कुक्सन, ठीक है, ये इनकी मदर थी, मदर का नाम था। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फादर की डेथ कब होती है। फादर का जो मतलब उनका जो जीवन काल होता है वो 1741 से लेके 1783 तक रहता है, यानी कि उनके फादर की डेथ कब होती है? 1783 में होती है, ठीक है। वो एक मतलब लीगल एजेंट रहते हैं जेम्स लॉदर के, ठीक है, ये याद रखना है। और आई थिंक ये पिन सही रहेगी। और इनकी मदर का जो रहता है जीवन काल रहता है वो यही रहता है 1747, ठीक है, 1747 से 1778, तो इनकी मदर का रहता है। इनकी मदर की डेथ होती है 1778 में। आगे क्वेश्चन आने वाला है। और इनके फादर की डेथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फादर की डेथ होती है 1783 में, मदर की डेथ होती है, ये डेथ टाइम है, तो ये याद रखना है, ओके। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? और इसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके बच्चे कितने थे? तो मतलब 5 बच्चे में थे, आई थिंक 5 चिल्ड्रन ही थे, 5 चिल्ड्रन थे इनके, और इनके 5 चिल्ड्रन थे। और वर्ड्सवर्थ कितने नंबर पे थे? तो 2nd चाइल्ड थे, ठीक है, तो ये याद रखना है। ये थोड़ा अर्ली है तो इतना अपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम्स।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ की मतलब कंपोजिंग जो वर्ड्सवर्थ पोएम्स लिखते थे किससे इंस्पायर्ड थे, ठीक है। आखिर इन्होंने पोएम्स लिखना कहाँ से, आखिर इन्होंने इंस्पायर्ड प्रेरणा कहाँ से मिली थी पोएम्स लिखने की, ये बताना है। कहाँ से इनको मिली थी प्रेरणा, जहाँ से ये पोएम लिखने लगे, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कविता लिखने की जो प्रेरणा मिली थी वो कहाँ से, जॉन वर्ड्सवर्थ उनके फादर से ही मिली थी, कि विलियम टेलर से मिली थी, कि मैरी हचिंसन से मिली, कि माइकल से मिली थी, कहाँ से मिली थी, तो ये बताना है। तो ये याद रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएम्स लिखने की प्रेरणा विलियम टेलर से मिली थी। किससे मिली थी, विलियम टेलर से मिली थी, ठीक है। क्योंकि ये इनके दोस्त थे, ये फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, और अक्सर जो उनके लिटरेरी थॉट्स वगैरह थे, जैसे लिटरेचर पे जैसे पोएम्स वगैरह लिखना रहता था, तो ये दोनों क्या करते थे, आपस में बातचीत करते थे कैसे कैसे चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी जो साहित्यिक विचारों की बातचीत वो करते रहते थे। तो यहाँ से इनको प्रेरणा मिली, इंस्पायर हुए ये, ठीक है, याद रखना है। विच कॉलेज डिड वर्ड्सवर्थ ज्वाइन इन 1787, तो 1787 में वर्ड्सवर्थ कौन से कॉलेज से ज्वाइन होते हैं। 1787 में वर्ड्सवर्थ कौन से कॉलेज से ज्वाइन होते हैं, किंग्स, सेंट जॉन, ट्रिनिटी या क्राइस्ट कॉलेज, यहाँ पे बताना है। तो 1787 में वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन कॉलेज में उन्होंने क्या किया था, एडमिशन लिया था। तो सेंट जॉन्स कॉलेज हो जाएगा, ओके। ये उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ मेनी सोनेट डिड वर्ड्सवर्थ राइट, तो वर्ड्सवर्थ ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं, ये भी बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं। ओवर 100 है कि 200 है, 500 है कि 1000 है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ ने अगर सब मिला के देखा जाए 500 से अधिक सोनेट्स लिखे हैं उन्होंने, 500 से अधिक सोनेट्स हैं उनके, ठीक है। उन्होंने अपने सोनेट्स के माध्यम से ही नेचर के सौंदर्य के बारे में, मानवता की गहरी समझ को व्यक्त किया है, उसमें भी उन्होंने नेचर के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इनका पहला शिक्षक कौन था, ठीक है। पॉलिटिक्स में इनके पहले शिक्षक कौन थे, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ के जो पहले पॉलिटिक्स शिक्षक थे वो कौन थे, विलियम टेलर, कि माइकल बोपी या वर्ड्सवर्थ, या मतलब जॉन वर्ड्सवर्थ या एनी कुक्सन। तो ये याद रखना है, माइकल बोपी ही थे, ठीक है। माइकल बोपी ही थे जो एक फ्रांसीसी थे। वर्ड्सवर्थ के लिए राजनीति और समाज के सिद्धांतों को समझने में ये इनके हेल्पर थे, मतलब सहायक थे, ये याद रखना है। तो इनके फर्स्ट टीचर थे जो कि राजनीति के थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच लैंग्वेजेस डिड वर्ड्सवर्थ नो, ठीक है। कौन सी लैंग्वेजेस ने वर्ड्सवर्थ सीखी, ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश या सभी सीखी, कौन सी सीखी बताना है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या क्या सीखा था, वर्ड्सवर्थ ने ग्रीक भी सीखा था, वर्ड्सवर्थ ने लैटिन भी सीखा था, इटालियन भी, फ्रेंच, स्पेनिश। तो वर्ड्सवर्थ को ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी भाषाओं का ज्ञान था उनके पास। उनकी शिक्षा, उनके एजुकेशन के दौरान ही इन्हीं भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ये सारी भाषाओं का अध्ययन कर लिया था, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इनके पास ये सारी चीज़ों का ज्ञान था, ये सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी, जो उनके लिटरेरी दृष्टिकोण को और भी व्यापक बनाते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ रिवोल्ट अगेंस्ट, इसका बताना है, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ रिवोल्ट अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट वर्ड्सवर्थ ने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, किसके अगेंस्ट, रोमांटिसिज्म के, कि स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट्स के, कि मॉडर्निज्म के, कि सिम्बोलिज्म के, किसके विद्रोह थे वो, मतलब रिवोल्ट उन्होंने किया था किसके अगेंस्ट। तो ये याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ ने न्यू क्लासिकल पोएट्स की जो कृत्रिम और बनावटी शैली के खिलाफ विद्रोह किया। न्यू क्लासिकल पोएट्स क्या करते थे, ये लोग ना नेचर वेचर पे नहीं लिखते थे, ये लोग खुद से बनावटी अपना चीज़ें उसमें स्टाइल, अपने स्टाइल से ही चीज़ों मतलब लिखते थे। अपने पोएट में कृत्रिम चीज़ों को ज़्यादा दिखाते थे, बनावटी चीज़ों को ज़्यादा ये अपने पोएम में डालते थे। अब वर्ड्सवर्थ क्या करते थे, ये नेचर के लिए लिखते थे ना, तो इसी वजह से इनको ये विद्रोह था। उन्होंने काव्य लेखन में प्राकृतिक और सरल भाषा का प्रयोग किया। इनका कहना ये था कि अपनी काव्य लेखन में सरल भाषा का और नेचर के बारे में और सरल भाषा का यूज़ किया करो, ताकि कविता जब जाए ना आम लोगों के पास तो उनके दिल को छू ले,
जो भी पढ़े उस कविता को, जो भी रीडर पढ़े उस रीडर को वो कविता ना उनके दिल को छू सके, ऐसा वर्ड्सवर्थ का कहना था। तो इन्होंने इसी का ही किया था, इन्हीं लोग का किया था। मतलब सिंपल हमने पढ़ा ना, वर्ड्सवर्थ की कॉमन लैंग्वेज पे उन्होंने अपनी पोएम को लिखा है, जिससे आम आदमी भी अच्छे से पढ़ ले, समझ सके। नेचर के बारे में लिखा है। लेकिन जो न्यू क्लासिकल पोइट्स क्या रहते थे, वो कृत्रिम चीज़ें, बनावटी चीज़ों को अपने पोएम में डालते थे, जो समझ से परे रहती थी चीज़ें। तो वर्ड्सवर्थ इस चीज़ के खिलाफ थे। व्हाट हैपेंड टू वर्ड्सवर्थ इन 1778? जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया है, याद होगा कि 1778 में वर्ड्सवर्थ के साथ क्या हुआ था। उन्होंने सेंट कॉलेज में ज्वाइन किया था, मदर की डेथ हो जाती है कि यह फर्स्ट पोएम उन्होंने लिखा था कि टीचर बन गए थे। ठीक है, बताना है। अच्छा उनकी फर्स्ट सोनेट का नाम क्या था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, फर्स्ट सोनेट का नाम क्या था उनके। ठीक है, तो 1778 में वर्ड्सवर्थ की जो माँ थी एनी कुक्सन, उनकी डेथ हो जाती है। और ये जब घटना उनके जीवन में घटती है तो एक गहरी छाप छोड़ जाती है। उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने पोएम से इसे महसूस किया है। हिज मदर डाइड। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विद हुम डिड वर्ड्सवर्थ हैव अ शॉर्ट लव अफेयर? तो वर्ड्सवर्थ के साथ, मतलब वर्ड्सवर्थ किसके साथ एक शॉर्ट लव अफेयर में थे, चर्चा था, उनका एक संक्षिप्त प्रेम संबंध था। किसके साथ? एनी कुक्सन के साथ, कि मैरी एस्थवेट के साथ, मैरी हचिनसन, या फिर एनेट वेलन। तो यहाँ पे हम एनेट कुक्सन को तो हटा देते हैं, ये तो मदर थी। ठीक है, इनको तो हम हटा ही दे रहे हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैरी एस्थवेट है, मैरी हचिनसन है। तो मैरी हचिनसन तो इनकी वाइफ थी, जिनसे ये 1802 में शादी कर लेते हैं। एनिट वेलन इनकी एक गर्लफ्रेंड रहती हैं। ठीक है, इनकी गर्लफ्रेंड रहती हैं। ओके, ये गर्लफ्रेंड रहती हैं एनिट वेलन, जिनसे इनकी एक बेटी भी हुई रहती है, जिसका नाम कैरोलिन होता है। बट शादी नहीं करते हैं, ये फ्रांस की रहती हैं। जब ये फ्रांस जाते हैं ना, वहाँ पे उसी समय, जब ये फ्रांस जाते हैं ना, उसी समय इनसे दोस्ती हो जाती है, और जिनसे इनको एक बेटी भी होती है। वापस ये चले आते हैं, लेकिन 1802 में ये शादी करते हैं। किससे? अपनी बचपन की दोस्त रहती है इनकी, मैरी हचिनसन नाम रहता है, इनसे शादी कर लेते हैं। तो बचा कौन? मैरी एस्थवेट। ये इनसे इनका एक शॉर्ट लव अफेयर चलता है मैरी से। ठीक है, एक संक्षिप्त प्रेम संबंध होता है मैरी एस्थवेट के साथ, जो उनके जीवन का एक विवाद बन जाता है, विवादास्पद और निजी पक्ष होता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट इज पोइट्री? वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है? ठीक है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री क्या होती है? हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, की स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम द लिटरेचर, या प्रोडक्ट ऑफ रीजन एंड लॉजिक। वर्ड्सवर्थ की पोएम में हमने कभी रीजन और लॉजिक पढ़ा ही नहीं है, आर्टिफिशियल वर्ड हमने पढ़ा ही नहीं है ना। और ये सब स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ की पॉइंट्स तो आपने हमेशा याद रखनी है, भले पूरी पूरी लाइनें नहीं याद होती हैं, लेकिन की पॉइंट्स तो आपने याद रखनी है। आर्टिफिशियल ऐसा कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, रीज़न और लॉजिक की बात ही नहीं की है। उन्होंने बस क्या कहा है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो कविता है ना, वो एक स्वाभाविक होनी चाहिए, सशक्त भावना की अभिव्यक्ति होती है उसमें। उनका मानना था जो कविता का उदय है वो अचानक और बिना किसी कृत्रिम के साथ होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई बनावटी नहीं होना चाहिए कविता के भाव में। कविता का उदय में, यानी कि पोएम्स में ना, कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। ये हमारे भीतर की गहरी भावनाओं का परिणाम होता है। ठीक है, ये मतलब ये हमारे इमोशन को दिखाता है, हमारे पावरफुल फीलिंग को दिखाता है, हमारे अंदर जो फीलिंग है पोएम ही दिखाती है, इसलिए उसमें कोई बनावटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हाउ डिड वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोइट्री बिसाइड्स बीइंग अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग? इसका बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को डिफाइन कैसे किया है, ये कहकर, अरे बिसाइड्स बीइंग अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग के रूप में, अरे के अतिरिक्त बताना है। यहाँ पे उन्होंने पोइट्री को कैसे डिफाइन किया है? ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ और नॉलेज के रूप में, कि अ मेयर रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्डरली आर्ट, एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो देखिए ये भी कोई बात नहीं हो रही है, स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कोई बात नहीं है। ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, मतलब वर्ड्सवर्थ ने कविता को ज्ञान की सांस
और उसकी महीन आत्मा के रूप में भी परिभाषित किया है कि कविता क्या है, वो ज्ञान की सांस के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है पोइट्री को। उनका कहना था कि कविता क्या है, ज्ञान की एक उच्चतम और शुद्धतम रूप है जो मनुष्य को एक नई दृष्टि प्रदान करती है, जो पोयम है। उन्होंने पोइट्री को ये चीज़ कहा है, ठीक है। इन्होंने इसको एक सुपीरियर बना दिया है, एकदम शुद्धतम रूप बना दिया है, जो इंसान को एक नई दृष्टि प्रदान करती है, जो पोइट्री है। याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ये सब अर्ली इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है। व्हेन वॉज एक्सकर्जन पब्लिश्ड, एक्सकर्जन कब पब्लिश होता है ये बताना है। 1802, 1814, 1843 या 1888। देखिए 1802 में तो ये शादी करते हैं मैरी हचिंसन से ये विवाह करते हैं। 1843 में ये पोएट लॉरियाट बनते हैं। 1888 में इनकी रिक्ल्यूज, आई थिंक 1888 ही है, रिक्ल्यूज की फर्स्ट बुक आती है। रिक्ल्यूज तो इनका एक बहुत बड़ा वर्क होने वाला था, बट इन्होंने लिखा नहीं, जिसका 2 ही पार्ट उन्होंने लिखा। फर्स्ट पार्ट इनका था, ठीक है। रिक्ल्यूज तो उन्होंने एक बड़ा सा वर्क लिखना था, बट उन्होंने लिख नहीं पाया, जिसके 2 ही पार्ट आए थे। रिक्ल्यूज की सिर्फ 2 बुक आई थी। कितनी बुक आई थी? 2 बुक्स आई थी, याद रखना है इसको। 2 पार्ट आए थे, 2 बुक्स ही आ पाई थी। फर्स्ट बुक क्या थी? वो फर्स्ट बुक उसकी क्या थी? जो थी द होम एट, ठीक है, द होम एट ग्रासमेरे, ये फर्स्ट बुक थी। ग्रासमेरे जो कब आती है? 1888 में ही आती है, याद रखना है, जो 1888 में ही पब्लिश होता है ये, ठीक है। ये रिक्ल्यूज का फर्स्ट बुक रहता है, ये भी लिख दे रही हूँ मैं, फर्स्ट बुक ऑफ रिक्ल्यूज, ठीक है, रिक्ल्यूज। और सेकंड बुक कौन सी रहती है? एक्सकर्जन रहती है, जो कब आता है? 1814 में आता है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, तो प्रील्यूड क्या है? प्रील्यूड एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। प्रील्यूड जो है वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है प्रील्यूड। किसका पार्ट है? वो भी रिक्ल्यूज का ही पार्ट है, लेकिन कैसा पार्ट है? इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, यस, इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये याद रखना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं, याद रखनी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इसी पे आते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरियट? जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है कि किस ईयर में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरियट बने थे। तो अभी मैंने बताया 1798 क्या आता है, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत भी होती है 1798 में, यानी कि लिरिकल बैलेट्स जब आते हैं, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है, ये याद रखना है, ठीक है। 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है और उसी समय ऐसा कहा जाता है रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत भी होती है, ठीक है। 1814 में क्या आया है? एक्सकर्जन आया, जस्ट हमने पढ़ा। 1843 में पोएट लॉरियट बनते हैं और कब से कब तक रहते हैं? तो 1850 तक, 1850 तक। तो ये, और 1850 में इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। प्रील्यूड पब्लिश भी होता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1843 में हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम डिड वर्ड्सवर्थ मैरी इन 1802? मैंने अभी बताया, बार बार चिल्ला के बताया कि 1802 में किससे शादी करते हैं। तो ये तो इनकी शॉर्ट लव अफेयर होता है, ये शॉर्ट लव गर्लफ्रेंड, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और मैरी एनी वेलन, ये भी नहीं होंगी। एनी कुक्सन तो इनकी मदर है। मैरी हचिंसन से ये शादी करते हैं, ठीक है। 1802 में मैरी हचिंसन से शादी करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हेन वाज द प्रील्यूड पब्लिश्ड? तो प्रील्यूड पब्लिश कब होता है? ड्यूरिंग वर्ड्सवर्थ के लाइफ टाइम या आफ्टर हिज डेथ इन 1798 में। तो ये तो ऐसे कट गया, 1798 लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है, लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है। 1802 में शादी वो करते हैं मैरी हचिंसन से, और वर्ड्सवर्थ के लाइफ टाइम से तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है। हाँ, पब्लिश कब होता है? आफ्टर हिज डेथ, आई थिंक उनके मरने के 3 महीने बाद, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की डेथ के 3 महीने बाद प्रील्यूड पब्लिश होता है, ये भी याद रखना है। आफ्टर 3 मंथ,
ठीक है, ये याद रखना है। प्रील्यूड की बात आ गई है, थोड़ा सा प्रील्यूड के बारे में भी रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। प्रील्यूड क्या है? इनकी एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। सबसे पहले ये याद रखना है, एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये याद रखना है। इन्होंने इसको लिखना कब से स्टार्ट किया था? ठीक है, इन्होंने इसको लिखना कब से स्टार्ट किया था? तो 1798 से 99 कंप्लीट इन्होंने किया था, 98 से 99। ठीक है, ये सॉरी कंप्लीट नहीं, इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। ओके, ये याद रखना है। स्टार्ट्स राइटिंग। ठीक है, स्टार्ट्स राइटिंग 1798-99 के बीच में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। अच्छा, तो 1805 में इन्होंने फिनिश किया था, यानी कि कंप्लीट किया था 1805 में कितनी बुक्स के साथ? 13 बुक्स के साथ, विद 13 बुक्स। ठीक है, उसके बाद इसको पब्लिश कब कराया गया? 1850 में ये पब्लिश हुआ। तब तक ये पब्लिश नहीं हुआ था, 1805 ही में कंप्लीट हो गया था 13 बुक्स के साथ, लेकिन तब तक पब्लिश नहीं हुआ। 1850 में ये पब्लिश हुआ 14 बुक्स के साथ। किसने पब्लिश कराया था? मैरी हचिंसन ने पब्लिश कराया था। इनकी वाइफ थी, इनको विडो थी, मैरी हचिंसन ने पब्लिश कराया था, ये याद रखना है। ठीक है, ओके। और ये भी याद रखना है कि प्रील्यूड का जो एडिटरशिप है वो कौन थे? तो मिस्टर कार्टर थे, जो पोएट के सेक्रेटरी थे। एडिटरशिप इनको एडिट किसने किया था? तो मिस्टर कार्टर थे। ये वर्ड्सवर्थ के वो थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने ही किया था, ये याद रखना है। तो इतनी चीज़ें हैं, इनकी लॉन्ग पोएम है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये क्या है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इनके अंडर में, मिस्टर कार्टर के अंडर में ये एडिटरशिप में हुआ था, पोएट के सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 23-24 ही होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पॉलिटिकल ग्रुप डिड वर्ड्सवर्थ ज्वाइन? किस पॉलिटिकल ग्रुप से वर्ड्सवर्थ ने ज्वाइन किया था? कौन से पॉलिटिकल ग्रुप से वो जुड़े थे बताना है। जैकोबियन से, तो ये किस पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़े थे? जैकोबिन से, या फिर गिरोंडिस्ट या टोरीज या विक्स से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा गिरोंडिस्ट। किससे? गिरोंडिस्ट से। कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप था वो? गिरोंडिस्ट था। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही गिरोंडिस्ट पार्टी का समर्थन किया था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसी समय उन्होंने किस पार्टी का समर्थन किया था? गिरोंडिस्ट पार्टी का उन्होंने समर्थन किया था। ये जो पार्टी थी ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक उदारवादी ग्रुप था जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा करती थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट डैम्पेंड वर्ड्सवर्थ रेवोल्यूशनरी इंथुजियाज्म? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो इवेंट था। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस इवेंट ने, किस घटना ने वर्ड्सवर्थ की क्रांतिकारी उत्साह को कम कर दिया था। ठीक है, जो उनके अंदर एक रेवोल्यूशनरी इंथुजियाज्म था, एक क्रांतिकारी उत्साह था, किस घटना से वो उसमें कमी आ गई थी? किस घटना ने वर्ड्सवर्थ के क्रांतिकारी उत्साह को कम कर दिया था? एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16, राइज ऑफ नेपोलियन, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। यानी कि लुइस 16वें की फांसी हो गई थी इस वजह से कि नेपोलियन का उस समय उदय हुआ था, इस वजह से। क्या रीज़न था उनके क्रांतिकारी उत्साह का कम होना? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, वर्ड्सवर्थ की जो क्रांतिकारी उत्साह था वो 1793 में जब लुइस 16वें की हत्या हो जाती है 1793 में, इनको एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद नेपोलियन के उदय से इनको झटका लग गया। तो उसके बाद नेपोलियन का उदय होता है, तो इन दोनों चीज़ों से इनको क्या हो गया था? झटका लग गया था। और इन्हीं घटनाओं ने उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रति अपनी दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रेरित किया था। तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही रीज़न थे उनके क्रांतिकारी उत्साह को कम होने में। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल जस्टिस? तो वर्ड्सवर्थ का जो पॉलिटिकल जस्टिस से कौन इन्फ्लुएंस था? वर्ड्सवर्थ की पॉलिटिकल जस्टिस पर किसका प्रभाव था?
विलियम टेलर का, माइकल बेओपी का, गॉडविन का, कोलरिज का। तो गॉडविन का था, है ना, गॉडविन का था वर्ड्सवर्थ के पॉलिटिकल जस्टिस पर गॉडविन का प्रभाव था। गॉडविन कौन थे? एक फेमस फिलोसोफर थे जिनके विचारों ने वर्ड्सवर्थ के राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाउ मेनी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। अब बात आ गई है लिरिकल बैलेड्स की, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे। तो वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स में कितनी पोएम्स इंक्लूडेड थी? 4, 19, 23 या 27? कितनी पोएम्स थी? तो सबसे पहले लिरिकल बैलेड्स आता कब है? फर्स्ट एडिशन कब आता है? 1798 में। सेकेंड एडिशन कब आता है? 1800 में। थर्ड एडिशन कब आता है? 1802 में। फोर्थ एडिशन कब आता है? 1805 में। ठीक है, तो ये तो 1798 में इसकी शुरुआत होती है, पब्लिश होता है। ये जब पब्लिश होता है लिरिकल बैलेड तो टाइटल पे किसी का भी नाम नहीं रहता है, लेकिन जब 1800 में आता है, 1800 में जब सेकेंड एडिशन आता है तो उस टाइटल पे किसका नाम रहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम रहता है ओनली। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, उसके बाद 1802 में, या सॉरी 1800 में प्रीफेस जुड़ता है, ये भी याद रखना है। कब जुड़ता है, कब ऐड किया जाता है प्रीफेस को? जब सेकेंड एडिशन आता है लिरिकल बैलेड्स का 1800 में आता है तो प्रीफेस को ऐड किया जाता है। उसके बाद जब थर्ड एडिशन आता है लिरिकल बैलेड्स का तो यहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं? डिक्शन जुड़ता है। ठीक है, डिक्शन को ऐड किया जाता है। उसके बाद फोर्थ एडिशन आपका 1805 में आता है। इतना ध्यान रखना है, ये दोनों जुड़ते हैं, प्रीफेस और डिक्शन, पोएटिक डिक्शन, वो दोनों चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट एडिशन जो आता है 1805 में आता है। ये तो हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें टोटल कितनी पोएम्स थी? नेक्स्ट जो फैक्ट है, टोटल पोएम कितनी थी इसमें? टोटल 23 पोएम्स थी। ठीक है, अच्छा कितनी पोएम वर्ड्सवर्थ की थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स थी? तो 19 पोएम्स थी। वही क्वेश्चन भी है। और इसमें आपके 2 राइटर मिल जाएंगे। 2 राइटर का ये कोलैबोरेशन था, सहयोग था। इसमें 2 राइटर, जब भी बात लिरिकल बैलेड्स की आएगी तो उसमें सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज भी जुड़े रहेंगे उसमें। ठीक है, 2 राइटर का सहयोग था इसमें और 2 राइटर से ही बना था। तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स थी, तो एस.टी. कोलरिज की 4 पोएम्स थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 पोएम्स। ओके, तो यहाँ पे ओनली इन्हीं का पूछा था, वर्ड्सवर्थ का। तो एस.टी. कोलरिज की 4 पोएम्स थी। शुरुआत लिरिकल बैलेड्स की किसकी पोएम से शुरू होती है? तो एस.टी. कोलरिज की, द राइम एनिशिएंट ऑफ मैरिनर, इसी से स्टार्ट होती है, द राइम ऑफ एनिशिएंट ऑफ मैरिनर। तो एंड किसकी पोएम से होती है? लिरिकल बैलेड्स में जो एंड है वो किसकी पोएम? तो टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ की पोएम से होती है। ओके, एंड जो होती है पोएम तो टिंटन एबे से होती है, वर्ड्सवर्थ की पोएम से होती है। ठीक है, एबे टिंटन एबे से होती है। इतनी सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो एंडिंग पोएम हो गई टिंटन एबे के। तो टिंटन एबे से पहले कौन सी पोएम रहती है? मतलब ये तो सबसे लास्ट पोएम हो गई, तो इसके पहले कौन सी पोएम रहती है? वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, द कन्विक्ट हो जाती है। द कन्विक्ट है, ये भी वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है, ये भी याद रखना है। टिंटन एबे से पहले कौन सी पोएम रहती है लिरिकल बैलेड्स में? द कन्विक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। एस.टी. कोलरिज की 4 पोएम्स रहती है, कौन कौन सी? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पहली पोएम रहती है। सेकेंड पोएम इनकी रहती है द फॉस्टर मदर्स टेल है। ठीक है, द फॉस्टर मदर्स टेल है। ठीक है, उसके बाद आपका है द नाइटिंगल। थर्ड पोएम इनकी है द नाइटिंगल है, द नाइटिंगल, जो कि ये क्या है? एक कॉन्ट्रोवर्शियल पोएम है, सॉरी कन्वर्सेशनल पोएम है। और लास्ट वाली द डंजियन है। ठीक है, द डंजियन है। तो ये 4 पोएम्स हैं, ये याद रखना है। ये 4 पोएम्स इनकी है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फॉस्टर्स मदर टेल, द नाइटिंगल, द डंजियंस। ये 4 पोएम इनकी इंक्लूडेड है। बाकी वर्ड्सवर्थ की तो ज़्यादा पोएम्स हैं, बहुत ज़्यादा पोएम्स हैं, जैसे आपकी फीमेल वैग्रेंट है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, आपने बस इतना याद रखना है। टिंटन एबे के पहले ये वाली पोएम है, द कन्विक्ट। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एंड इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट पब्लिश्ड? किस ईयर में पब्लिश हुआ था? मैंने बताया जस्ट अभी 1798 में फर्स्ट एडिशन आया था।
फिर 1800 में सेकेंड एडिशन आया था, 1802 में थर्ड एडिशन आया था, 1805 में फोर्थ एडिशन आया था। यहाँ पे पूरा दे दिया है। तो ये अपना इसमें जोड़ा गया था प्रीफेस को, इसमें जोड़ा गया था डिक्शन को जोड़ा गया था, अपेंडिक्स को जोड़ा गया था। यस अपेंडिक्स, मुझे याद आया अभी, अपेंडिक्स को जोड़ा गया था, डिक्शन भी उसमें शामिल है। और ये फोर्थ है। तो अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तो हो गया इंग्लैंड की बात, लिरिकल बैलेट्स इंग्लैंड में कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अमेरिका में कब पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट्स, फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? तो 1802 में हुआ था। ये अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना है। एंड लास्ट पोएम है आज, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ईयर 1798 जो है, व्हाट वाज द ईयर 1798 सिग्निफाई इन द कंटेस्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा कि 1798 का जो ईयर है ये वर्ड्सवर्थ के वर्क के कंटेक्स्ट में क्या सिग्निफाई करता है, कि रोमांटिक मूवमेंट का ये एंड हो रहा है, या प्रील्यूड के पब्लिकेशन है, या फिर रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हो रही है और क्लासिकल चीज़ें होती हैं उसकी डेथ हो रही है, कि वर्ड्सवर्थ की मैरिज हो जाती है मैरी हचिंसन से। क्या सिग्निफाई कर रहा है 1798? मैंने जैसे कि बताया कि 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था, उसी समय ऐसा कहा जाता था कि रोमांटिक मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई है। और ये भी कहा जाता था कि एक्चुअल में माना जाए तो उस समय वर्ड्सवर्थ के करियर की भी शुरुआत हुई थी। वैसे तो बहुत पहले हो गई थी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में माना जाता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, रोमांटिक मूवमेंट की उस समय शुरुआत होती है, और जो क्लासिकल वन है यानी कि 1798 में लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशंस के दौरान रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत होती है, और उस समय जो क्लासिकल कविता से अलग एक नई दिशा को प्रस्तुत करता है, इसकी डेथ हो जाती है क्लासिकल की। चलिए, इतना ही था, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ 24 ही क्वेश्चन नहीं देखे, 24 ही क्वेश्चन नहीं देखे, थोड़ा सा रिवीजन भी किया है ना साथों साथ। जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट था एक्सप्लेन कर दिया है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये जीत सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। अभी तो अर्ली इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं, उसके बाद वर्क की लाइनें वाइनें सब इसी में सब क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, चाहे वो शेक्सपियर के, वर्ड्सवर्थ, चाहे मिल्टन या आपके गोल्सवर्दी। ठीक है, आप लोग का प्यार बना रहा तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी टिल एग्ज़ाम। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे PDF में वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। इस नंबर पे अभी ऑफ़र चल रहा है, तो मेरी मानना है कि अभी ले सकते हैं आप। 400 में ही आपको 4 PDF मिल जाएगी, और समझ लीजिए कि पूरा एकदम कवर है आपके पास। क्या करेगा, दिस PDF विल इंक्रीज़ योर नॉलेज, बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं। ये जो मेरी PDF है ना, ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ ही करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम हट के क्वेश्चन है और हर टॉपिक को मैंने कवर किया है। शेक्सपियर के जैसे सिलेबस होता नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते रहते हैं, थ्योरी जैसे पढ़ते हैं, वैसे मैंने क्वेश्चन कर दिया, मतलब वैसे मैंने MCQs बना दिया है, वैसे मैंने वन लाइनर बना दिया है। वन लाइनर में आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, वो भी क्या अच्छे से डिटेल में, जैसे लाइनें वगैरह हैं, कोटेशन वगैरह है, उसको भी समझाया गया। प्ले की जो लाइनें हैं उसको भी हिंदी में बाकायदा आपको समझाया गया क्या कह रही है लाइनें। तो बहुत ही ये कह रहे हैं ना, बहुत फ्रूटफुल PDF है। तो अगर आपके पास ढेर सारा कंटेंट है ना TCT का, तो इसको भी उसमें ऐड कर लीजिए सारी PDF को, बल्कि ये क्या करेगा, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ ही करेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका PDF चाहिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं जीत सीरीज का, तो मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।